तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्वेनम जो एक ज़ॉम्बी है और उसका खुद पर पूरा कंट्रोल है, वो सान को जान से मार देना चाहता है। इसीलिए बाकी सारे बच्चे सान को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। दरअसल एक स्कूल में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिससे स्कूल के सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को काटकर उन्हें भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। और इस वेब सीरीज का नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, जिसके 8 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से मेरे चैनल पर जाकर वो सारे एपिसोड्स देख लीजिए, और अगर देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नवे एपिसोड को। तो इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग ग्वेनम से ही होती है, जो सान को जान से मार देना चाहता था। लेकिन तभी सान के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, जो ग्वेनम को सान से दूर करके सान को बचाते हैं और उसके बाद ग्वेनम से फाइट भी करते हैं। लेकिन ग्वेनम यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। इसी दौरान यहाँ पर नामरा आती है, जो खुद भी एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, लेकिन उसका भी अपनी पावर्स पर पूरा कंट्रोल था। इसीलिए वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए ग्वेनम से फाइट करती है। यहाँ पर ग्वेनम नामरा को समझाता है कि तुम मेरे जैसे ही एक ज़ॉम्बी हो, इसीलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ और हम दोनों मिलकर पूरे स्कूल के सभी बच्चों को मार देंगे। लेकिन नामरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने दोस्तों के लिए उससे फाइट करती है। फिर सुयोक नामरा को पिटते हुए देखता है, इसीलिए वो भी ग्वेनम से फाइट करने लगता है। फिर नामरा ग्वेनम को स्कूल की छत से नीचे फेंक देती है, लेकिन ग्वेनम छत से नीचे गिरने के बाद भी नहीं मरा। वो अब तक का सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी है। हालांकि छत से गिरने के बाद उसके शरीर की एक एक हड्डी टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं, आगे बढ़ता ही जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री फोर्स की तरफ, जिन्होंने रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। यहाँ के साइंटिस्ट लोगों को अभी तक इस वायरस के एंटीडोट का पता नहीं लगा था, क्योंकि ये वायरस टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा है और इसके सिम्टम्स लगातार चेंज होते जा रहे हैं। दरअसल ये वायरस अपने आप नहीं बना, बल्कि किसी के द्वारा बनाया गया है। और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि ये वायरस मिस्टर ली ने बनाया था। अब उसके पीछे की क्या स्टोरी है मैंने इसके पहले के एपिसोड्स में क्लियर कर दी है, तो जाकर उन एपिसोड्स को भी देख लीजिए। खैर आते हैं मेन स्टोरी लाइन की तरफ। यहाँ पर डिटेक्टिव इस वायरस के एंटीडोट बनाने का इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो मिलिट्री फोर्स के हेड को बताता है कि इस वायरस का एंटीडोट योशान स्कूल की साइंस लैब में एक लैपटॉप में पड़ा है। अब ये सुनकर मिलिट्री फोर्स का हेड अपनी एक टीम को योशान स्कूल के अंदर भेजने के लिए बोलता है और कहता है कि जल्दी से जाकर वो लैपटॉप ले आओ। इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो रेस्क्यू फोर्स के साथ अकेले ही रेस्क्यू होकर आ गया था और उसने बाकी बच्चों को वहीं छोड़ दिया था। तभी उसके सामने यूंजी आती है। उसे देखकर ये लड़का तो पहले मासूम बनने की कोशिश करता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अब यूंजी उस लड़के से कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, और जब मैं वहाँ पर चिल्ला रही थी तो तुम मेरी जान बचाने भी नहीं आए। फिर वो लड़का कहता है कि मुझे लगता था कि तुम मारी जा चुकी हो और एक ज़ॉम्बी बन चुकी हो। फिर यूंजी उस लड़के से कहती है कि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। फिर वो लड़का यूंजी को अपना खाना देता है, लेकिन यूंजी कहती है कि मुझे ये खाना नहीं खाना, मेरा मन तो तुम्हें खाने का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कॉलेज की छत पर, जहाँ पर एक लड़की सभी बच्चों से बताती है कि तुम लोगों ने देखा था कि कैसे नामरा वेनम से फाइट कर रही थी, इसीलिए नामरा हम लोगों के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि पता नहीं कब नामरा ज़ॉम्बी बनकर हम लोगों पर ही उल्टा हमला कर दे। फिर ये सुनकर नामरा कहती है कि ये सच है कि मैं ज़ॉम्बी बन गई हूँ, लेकिन मैं हूँ तो तुम लोगों की फ्रेंड ही, इसीलिए मैं तुम लोगों को कभी नुकसान पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती। और अगर आज मैं न होती तो आज ग्वेनम ने सान को जान से मार दिया होता। फिर ये सुनकर उस लड़की को अपनी बातों पर गिल्ट होता है, इसीलिए वो नामरा से माफी मांगती है। यहाँ पर नामरा सबसे बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। दरअसल नामरा के पास हल्की से भी हल्की आवाज सुनने की पावर है, जिसकी वजह से उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। फिर सारे बच्चे उन हेलीकॉप्टर्स को देख लेते हैं। ये सारे बच्चे बहुत ही खुश थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये हेलीकॉप्टर्स उन्हें बचाने के लिए आए हैं, लेकिन असल में ये हेलीकॉप्टर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये तो इस स्कूल के साइंस लैब से मिस्टर ली का लैपटॉप लेने आए थे। इसके बाद मिलिट्री फोर्स इन सारे बच्चों को जमीन पर लेटा देती है और इन पर बंदूक तान देती है, क्योंकि वो सब इन्हें भी ज़ॉम्बी समझ रहे थे। ये सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम ज़ॉम्बी नहीं हैं और प्लीज हमें बचा लो। अब सबका टेम्परेचर चेक किया जाता है और सभी का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन नामरा का टेम्परेचर बहुत ही लो था, इसीलिए उसको प्लास्टिक रैप कर दिया जाता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि
कि उसे बहुत ही ठंड लग रही है। इधर आर्चरी रूम के बच्चे आपस में कहते हैं कि अब तो हमें बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि बाहर रेस्क्यू टीम हमें रेस्क्यू करने के लिए आ गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिलिट्री फोर्स पर, जो साइंस लैब में चले गए थे, लेकिन एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं। फिर उन जॉम्बीज को देखकर मिलिट्री फोर्स अपनी गन से उन्हें शूट करने लगती है और जॉम्बी बने सभी बच्चों को मार दिया जाता है। फाइनली इन लोगों को यहाँ पर लैपटॉप मिल जाता है और ये लोग इस लैपटॉप की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं। फिर कैप्टन का ऑर्डर आता है कि अब सारे बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाए। इसीलिए छत के सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं कि फाइनली हम लोग इस झंझट से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद मिलिट्री फोर्स के हेड को एक न्यूज मिलती है जिसमें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर एक जॉम्बी आ चुकी है, जिसने वहाँ के एक लड़के को भी जख्मी कर दिया है और ये और कोई नहीं बल्कि यूंजी है। अब उसे मिलिट्री फोर्स के कुछ लोग पकड़ लेते हैं। अब ये सब देखकर हेड को समझ में आ जाता है कि ये जॉम्बी वायरस बिल्कुल ही अलग है और इसीलिए जो बच्चे देखने में बिल्कुल नॉर्मल हैं, वो भी अंदर से जॉम्बी हो सकते हैं। अब मिलिट्री फोर्स के हेड को ये भी लगता है कि हाइसन स्कूल के जिन बच्चों को वो रेस्क्यू करने वाला है, वो भी अंदर से जॉम्बी हो सकते हैं। इसीलिए वो हाइसन स्कूल में गए हुए मिलिट्री फोर्स को उन बच्चों को रेस्क्यू करने से रोकता है। अब ये ऑर्डर सुनकर मिलिट्री फोर्स ने जिन बच्चों को रेस्क्यू भी कर लिया था, उनको भी वो नीचे उतार देते हैं। अब उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें रेस्क्यू क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ सारे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं कि कम से कम कुछ बच्चों को तो बचा लो, सारे नहीं तो कुछ बच्चे तो रेस्क्यू हो जाएंगे। लेकिन मिलिट्री फोर्स के भी हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि उन्हें इन बच्चों को रेस्क्यू न करने के ऑर्डर्स मिले थे। इधर आर्ची रूम के बच्चे भी रेस्क्यू होने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का कोई भी मिलिट्री ऑफिसर उनकी आवाज पर गौर नहीं करता और वो सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स वहां से चले जाते हैं। इधर इन सभी बच्चों की उम्मीदें टूट चुकी थी, इसीलिए सान को बहुत तेज से गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो वहां का SOS साइन भी मिटा देता है और सभी चीजों पर गुस्सा दिखाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है पॉलिटिशियन पर, जिसे मिलिट्री ऑफिसर ने बातचीत करने के लिए बुलाया था। दरअसल उन पर यह आरोप था कि ओंजो के डैड के भागने के पीछे पॉलिटिशियन का ही हाथ है। फिर ये सुनकर पॉलिटिशियन कहती है कि कैमरा मेरी तरफ करो, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही उस फायर फाइटर को यहाँ से भगाया था, क्योंकि उसकी बेटी हाइसन स्कूल में फंसी हुई है और वो उसे बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगाने में मदद की है। वो कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं लोगों की यूं ही मदद करती रहूंगी। अब मिलिट्री ऑफिसर्स को उनके साथ जो सुलूक करना है वो कर सकते हैं। अब हम ओंजो के डैड को देखते हैं, जो ओंजो को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे हेल्प मांगता है। दरअसल उसकी वाइफ कार में थी और वो प्रेग्नेंट भी थी और कार का दरवाजा खुल नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो उसमें फंस गई थी। ओंजो के डैड को अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए वो उस आदमी को कुछ खाने पीने का सामान और अपनी गन दे देते हैं, लेकिन ये आदमी उल्टा ओंजो के डैड पर ही गन तान देता है और कहता है कि आप मेरी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर ओंजो के डैड उसे बहुत समझाते हैं कि ये दरवाजा अटक चुका है और मुझे बहुत देर हो रही है, कुछ ही टाइम में यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी जो तुम्हें रेस्क्यू कर लेगी। अब ओंजो के डैड उस आदमी को वहीं अकेला छोड़कर ओंजो को बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर सारे साइंटिस्ट मिलिट्री हेड को बताते हैं कि इस ज़ॉम्बी वायरस का कोई भी तोड़ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज नॉर्मल पीपल्स की तरह ही हरकत करते हैं और ये कब नॉर्मल इंसान से ज़ॉम्बी बन जाए इसका कोई पता नहीं चलता। बस यही रीजन है कि हम इन्हें पहचान नहीं सकते। फिर ये लोग डिसीजन लेते हैं कि बाद में जिन जिन लोगों को भी रेस्क्यू किया गया है उन सबको अलग रूम में क्वारंटाइन कर दिया जाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि पॉलिटिशियन ने जो कुछ भी बयान दिए थे, क्योंकि वो आने वाले इलेक्शन में वोट पाना चाहती थी और लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती थी। अब ये सब जानने के बाद ओंजो के डैड का दोस्त पॉलिटिशियन पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि इस सिचुएशन में भी उसे उसके वोट्स की पड़ी है, लेकिन पॉलिटिशियन के साथ के लोग उस फायर फाइटर को रोकते हैं और उसे समझाते हैं कि वो ये सब ना ही बोले तो ही अच्छा है। फिर यहाँ पर आर्मी के कुछ नौजवान आते हैं जो पॉलिटिशियन को यहाँ से लेकर जाना चाहते थे, लेकिन पॉलिटिशियन के साथ के लोग उन्हें रोकते हैं। यहाँ मिलिट्री वालों को कौन रोक सकता है, इसीलिए मिलिट्री वाले उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। उसके बाद वो पॉलिटिशियन को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं।
दरअसल ये लोग पॉलिटिशियन और उनके साथियों को अलग क्वारंटाइन रूम में रखना चाहते थे। अब हम डिटेक्टिव और उस पुलिस वाले को देखते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव ने ही उस एंटीडोट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये लोग उसके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करते। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है हाईसन स्कूल के बच्चों पर जो छत पर थे। तभी यहाँ पर जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नामरा की तबीयत खराब होने लगती है और उसके कानों में दर्द होने लगता है। बारिश को देखकर ये लोग काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं कि यहाँ पर उनके पास कोई नहीं है जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। उन लोगों ने खुद को जिंदा रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अब वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर सान एक डिसीजन लेता है कि आखिर हम लोग कब तक यहाँ पर फंसे रहेंगे, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो सबसे बताता है कि हम ग्राउंड से होते हुए सीधे पहाड़ियों की तरफ चले जाएंगे। फिर ओंजो भी कहती है कि मुझे पहाड़ियों का रास्ता पता है, क्योंकि मैं अपने डैड के साथ पहाड़ियों पर ट्रिप के लिए जाया करती थी। फिर यहाँ पर नामरा सबसे बताती है कि हमारे पास यही सही टाइम है यहाँ से निकलने का, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश की वजह से सभी ज़ॉम्बी कमजोर हो चुके हैं और उनकी सुनने की शक्तियाँ भी कम हो चुकी हैं और इंसानों की स्मेल इस बारिश के पानी में मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से वो तुम्हारी स्मेल भी नहीं सूंघ सकेंगे। फिर ये सब वहाँ से निकलकर नीचे उतरते हैं, जहाँ इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जिनको रेस्क्यू टीम ने मार दिया था। फिर हम आर्चरी रूम के बच्चों को देखते हैं जो खुद भी पहाड़ियों की तरफ जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनके भी आसपास बहुत कम ज़ॉम्बीज थे। इधर सान इन सबसे कहता है कि अगर कोई भी ज़ॉम्बी रास्ते में मिलता है तो तुम लोग चले जाना और मैं उन ज़ॉम्बी से निपट लूंगा, लेकिन ओंजो उससे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। कुछ टाइम आगे जाने के बाद इन लोगों के सामने एक ट्रक था। सभी बच्चे तो उस ट्रक के नीचे चले जाते हैं, लेकिन सान अभी वहीं पर था। यहाँ सान के सामने उसकी मॉम आती है जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो सान का नाम पुकारती है। फिर सान अपनी मॉम को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो क्या सान अपनी ज़ॉम्बी मॉम के पास चला जाएगा या फिर वो अपनी मॉम को उसी हालत में छोड़कर आगे चला जाएगा? अब ये सब जानने के लिए तो हमें इसके आगे के एपिसोड्स देखने होंगे, जो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब तक मैं इसके आगे के भी एपिसोड्स अपने चैनल पर अपलोड कर दूं। तो प्लीज चैनल को विजिट करना मत भूलें और अपने प्यारे भाई को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट माई चैनल।